नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। हमारा ये कार्यक्रम राजधानी रायपुर के सभी वार्डों में चल रहा है और इसी क्रम में हम पहुंचे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड नंबर 61 में और यहां से जो वर्तमान में अभी पार्षद है कांग्रेस पार्टी के सतनाम सिंह पनाग साहब, वो हमारे साथ है। बातचीत करेंगे उनके कामकाज को लेकर और क्या कुछ उनकी भावी जो प्लान है छत्तीसगढ़ के लिए या फिर कहीं रायपुर शहर के लिए, इसको जानने की कोशिश हम करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे कार्यक्रम का जो पहला पड़ाव रहता है सर, हम हर किसी से उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसा उनका जीवन रहा, कैसे वो राजनीति में आए, उनके संघर्ष, उनकी सफलता हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। आप कैसे थे और कैसे यहाँ तक पहुँचे? देखिए, मेरी सबसे पहली जो शिक्षा हुई हमारे पास में एक नूतन स्कूल है, वहाँ से मैंने 5वीं तक की क्लास पढ़ा। उसके बाद मैं कालीबाड़ी स्कूल में जाकर वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई 10वीं तक। और चूँकि पॉलिटिक्स में रुचि थी तो हमारे प्राइवेट स्कूल होने के कारण उस समय वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते थे, स्टूडेंट इलेक्शन। तो उसके बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन किया 11th क्लास से। तो फिर उसके बाद वहाँ पर इलेक्शन होते थे तो मैं वहाँ फर्स्ट टाइम ही जाके इलेक्टेड होकर सेक्रेटरी बना था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम काम करते गए। उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। CSCB भी मेरी गवर्नमेंट जॉब थी। तो CSCB मेरी जब गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मैं 7 साल तक गवर्नमेंट जॉब किया, पर वहाँ पे मुझे एक घुटन सी महसूस होने लग गई थी कि मेरा जो सोच है, लोगों के बीच रहना, लोगों के बीच उठना, लोगों के बीच जाकर उनकी सेवा करना, उनको क्या तकलीफें हैं उनको दूर करना, तो मेरे को लगता था कि मैं उस फील्ड में ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रहूँगा, अच्छे से रहूँगा। तो उसके बाद मैंने 2009 में अपनी सर्विस छोड़ दी, जो कि मैं रेगुलर जॉब पे था। उसके बाद मैंने CSCB की नौकरी छोड़ के मेरा फर्स्ट इलेक्शन मुझे कांग्रेस पार्टी से दिया गया टिकरापारा वार्ड से। फिर टिकरापारा वार्ड में मैं फर्स्ट टाइम जीता। उसके बाद लगातार लोगों के बीच में काम करता रहा। उसके बाद मैं बहुत कम मार्जिन से जीता था, तो लगभग 700 मार्जिन से जीता था। उसके बाद मैं जब सेकंड टाइम लड़ा तो इतना प्यार मिला लोगों से कि मैं सेकंड टाइम 1400 के ऊपर से जीता। उसके बाद ये वार्ड चूंकि रिजर्व हो गया था, तो रिजर्व होने के कारण मैं लोगों के बीच में बना रहूं करके मैंने फिर माटा गांव से श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, क्योंकि वो सामान्य था, वहाँ पे जाके रहा। वहाँ पे भी मेरा एक पुराना घर है, तो वहाँ जाके लोगों के बीच मुझे अच्छा प्यार मिला। लोगों ने मेरा काम देखा हुआ था लगातार। यहाँ पे जैसे कोई घूमने की जगह नहीं थी, गार्डन वगैरह नहीं थे, तो उसको गार्डन बनाया, भवन बनाया, बहुत सारे यहाँ पे काम किए, जिसको देख के वहाँ के लोगों ने देख के, और लोगों की माउथ पब्लिसिटी रहती है कि आपस में पता लगता रहता है, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे अपना पार्षद चुना। ये तीसरा टर्म है आपका? जी, मेरा तीसरा टर्म है। और 10 साल मैं टिकरापारा से रहा, शहीद ब्रिगेडियर उस्मान वार्ड से 3rd टाइम था। ये अनुभव कैसा रहा है आपका, जो ये इतने साल, लगभग अब आपको 15 साल हो जाएंगे कुछ दिनों बाद में, तो ये जो राजनीतिक अनुभव है एक पार्षद के तौर पर, लोगों की समस्याओं को आपने कैसे देखा और इनको कैसे सुधारने की कोशिश की है? देखिए, क्या रहता है कि सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, पार्षद होते हैं, 3 कड़ी होती है जो जनप्रतिनिधियों की होती है। पर लोग सांसद के पास पहुंच नहीं पाते, विधायक के पास पहुंच नहीं पाते, और सबसे सरल और सहज जिनके पास पहुंचने के लिए उनको मिलता है वो पार्षद। दूसरा क्या रहता है कि पुरुष वर्ग जो रहते हैं वो हमेशा काम के लिए चले जाते हैं। महिलाओं को ही अपने घर के प्रॉब्लम और समस्याओं के लिए और कुछ दस्तखत कराने के लिए उनको आना पड़ता है। तो उनको ऐसा लगे कि उनका भाई, उनका बेटा वहां पे बैठा हुआ है, ये उनको अनुभव हो, तो लोग अपनी समस्याओं को बताने के लिए आते हैं। और देखिए, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं तो नहीं बताते, छोटी मोटी समस्याओं को भी बताते हैं। तो उनको सॉल्व करने में, उनकी कोई तकलीफों को सॉल्व करने के बाद एक अंदर से खुशी महसूस होती है कि लगता है कि चलो मैंने उस व्यक्ति का ये काम किया और उसको जो समस्या थी उसका निराकरण किया, तो वो जो अंदर एक खुशी मिलती है, तो उस खुशी को पाने के लिए मैं इस फील्ड में आया था और वो खुशी मैं लोगों को देता। जी, आप इससे पहले दूसरे वार्ड से पार्षद रहे, वहाँ की चुनौती कैसी थी और यहाँ की चुनौती कैसी है? देखिए, दूसरे जगह से, दूसरे वार्ड से जाके लड़ना तो एक बड़ी चुनौती होती है। कुछ लोगों ने मुझे वहाँ पर विरोध भी किया कि ये बाहरी है ऐसा करके, पर
उससे ज़्यादा लोगों ने मेरे यहाँ पे काम देखा हुआ है। जी। वहाँ के लोग मेरे काम को देखे हुए थे कि समझते हुए थे कि मतलब जो माउथ पब्लिसिटी रहती वो हो चुकी थी। जी। तो उसके बाद मुझे वहाँ ज़्यादा तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत नॉर्मल चुनाव मैं लड़ा। वहाँ का सिटिंग पार्षद ही लड़ रहा था मेरे खिलाफ। तो उसके बावजूद भी मेरे को वहाँ सिर्फ 2 कास्ट के लोग ज़्यादा हैं। उसके बावजूद भी मेरे कास्ट कोई भी नहीं है वहाँ पर। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे प्यार दिया और मुझे अच्छे मतों से वहाँ पे जिता के लाया। जी, यहाँ पर आप वर्तमान में पार्षद हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड से। यहाँ कौन कौन सी समस्या आप देखते हैं लोगों की, और जो ये बीते लगभग अब 4 साल हो चुके हैं, उनको पूरा करने के लिए आपने क्या कुछ प्रयास किए? वहाँ पर मुख्य समस्या थी वहाँ पर अस्पताल की। जी। उसके बाद वहाँ पे समस्या थी आपकी जो वहाँ के लोग सब्जी का व्यापार ज़्यादा करते हैं, सब्जी की मार्केट की। उसके बाद वहाँ पे लोगों के घूमने फिरने के लिए, सवेरे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए वहाँ पर किसी प्रकार के स्थान नहीं था। जी। और समस्या भाटा गांव जैसे एक पुराने जो क्षेत्र है वहाँ पर सामुदायिक भवन की समस्या थी। तो लोगों को वहाँ पर स्कूल की हालत बहुत जर्जर थी। तो मैंने जाके सबसे पहले यही काम किया। पहले स्वास्थ्य शिक्षा में मैंने ध्यान दिया और मैंने जाके वहाँ पर हमर अस्पताल, मैं धन्यवाद देता हूँ भूपेश बघेल जी का कि उन्होंने जब अपनी हमर अस्पताल की नींव रखने की बात ही कर रहे थे जी। तो किस्मत से मैं उस समय वहीं पे खड़ा था और मैंने उनसे तत्काल मांग की कि भैया पहला हमारा अस्पताल मेरे वार्ड में लाइए करके। तो उन्होंने तत्काल मुझे वहाँ पे बोला कि चलो सबसे पहला अस्पताल भाटा गाँव में खुलेगा। उन्होंने तत्काल वहाँ पर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा सैंक्शन किया और उसके बाद वहाँ पे हमारा अस्पताल खुला। वहाँ पे लोगों की मतलब यहाँ तक की सुविधा है कि वहाँ पर मुफ्त खून जांच होती है। 50 रुपए में हम एक्सरे करके देते हैं। हमारा आई हॉस्पिटल है वहाँ पे, डेंटिस्ट हॉस्पिटल, वहाँ के जो आप जाके डेंटिस्ट हॉस्पिटल देखेंगे और हमारा अस्पताल का मुआयना करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं किसी सरकारी अस्पताल में नहीं। बच्चे यहाँ पे हैं तो बच्चों को खेलने के लिए तक हम लोगों ने वहाँ पे सुविधा दे के रखी कि वहाँ पे उनको ऐसा ना लगे कि हम अस्पताल में आ गए। वो हमने किया। उसके बाद मुख्य समस्या थी वहाँ के स्कूल की। स्कूल बहुत ही जर्जर स्थिति में थे। उसके बाद हमने इंग्लिश स्कूल वहाँ पे खुलवाया। उसके बाद आज स्कूलों की स्थिति है कि आप जाके देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पढ़ाई हो रही है, वहाँ कंप्यूटर से पढ़ाई हो रही है। तो लोगों को एक स्टैंडर्ड उठा। उसके बाद वहाँ पर एक समस्या थी कि वहाँ पे सामुदायिक भवन नहीं था। सामुदायिक भवन नहीं होने के कारण, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे आपको सरकारी जमीन नहीं मिलेगी, पूरे प्राइवेट किसानों की जमीन रही हुई है। तो नगर निगम की एक पुरानी बिल्डिंग थी, उसको हमने तोड़ के वहाँ पे टंकी थी, पुरानी जर्जर टंकी थी, उसको हमने तोड़वा के उसके बाद वहाँ पे स्थान चिन्हित करके वहाँ पे सामुदायिक एक अच्छा सामुदायिक भवन लोगों को दिया। तो आज वहाँ पे छोटी मोटी शादी, बर ब्याह और बर्थडे पार्टी वगैरह वहाँ पे आराम से हो रही है जी। इसके बाद घूमने के लिए हमारे पास वहाँ पे कोई जगह नहीं थी। तो मैंने मठपुर में हल्का तालाब में एक गार्डन बनवाया। आछी तालाब जो वहाँ का मुख्य तालाब था, वहाँ आसपास करीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा का पाथवे बनाया। वहाँ पे साबुन डबरा था, वहाँ पे साबुन डबरा बहुत गंदी स्थिति में था और क्योंकि बस्ती के बीच में था तो उसको जीर्णोद्धार किया। वहाँ पे उसने पूरा कार्य कराया। कई ऐसी जगह थी जहाँ सड़कें नहीं थी। और मुख्य समस्या क्या थी कि वहाँ की जो नालियों की निकासी नहीं करवानी के, जो अवैध मतलब जो प्लॉटिंग करते हैं जी, प्लॉटिंग करते हैं तो जो बिल्डर रहता है सिर्फ एक रोड बना देता है, कच्ची रोड, और प्लाट काट के चला जाता है। और मुख्य समस्या होती है कि उसके बाद जो हम पार्षद रहते हैं तो हम तो चूंकि लोगों की तकलीफें हैं तो हम सड़क तो बना देते हैं, पर सड़क बनाने के बाद जो उनका पानी निकासी का रहता है वो समस्या रहती है। तो उसके लिए बहुत तकलीफों का मेरे को सामना करना पड़ा। बहुत नालियों का निर्माण कराना पड़ा, नालों का निर्माण कराना पड़ा और उसको जोड़ने के लिए कई तो जैसे ऊंचा है कोई एरिया, कोई नीचे एरिया है तो उसको नीचे एरिया में जोड़ने की बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। मतलब यहाँ तक कि लोगों की बाउंड्री वॉल को तोड़ के मैंने भी नाली को निर्माण किया और लोगों ने सहयोग भी किया।
की निकासी बहुत जरूरी रहती है करके, तो लोगों की जमीनों पे वहाँ पे तोड़ के भी मकानों को छोटे छोटे हिस्से को हमने नाली निकाली। इसमें लोगों का सहयोग रहा। मुख्य समस्या यही थी, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कार्य किया। आज लगभग 90% एरिया जो है जो पानी निकासी के लिए पानी निकासी हो रहा है। जी, यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आती है, नालियाँ तो बन गई लेकिन साफ़ सफाई का मुद्दा हमेशा से रायपुर में गरमाता रहा है सर। और आपके वार्ड में कैसी स्थिति है साफ़ सफाई को लेकर? क्या पर्याप्त कर्मचारी हैं? देखिए, कर्मचारी तो अगर आप जो नियम बोलता है कि लगभग हमारे यहाँ 65 से 70 कर्मचारी होना चाहिए, पर उतने कर्मचारी हमारे यहाँ नहीं है। राज्य शासन से हमको इतना परमिशन नहीं मिल पाया है, पर उसके बावजूद भी हम जितनी कोशिश करते हैं कि साफ सफाई रहे। जहाँ पर भी शिकायत आती है, लोगों को हम जाके जागरूक करते हैं कि नालियों में आप कचरा न डालें। देखिए क्या रहता है कि सबसे बड़ी बात है कि अवेयर मतलब पब्लिक को भी इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। अगर आपका पड़ोसी भी आपके नाली में डाल रहा है तो आपको तत्काल बोलना चाहिए कि आपका डोर टू डोर जब गाड़ी आती है तो आप कचरा नाली में क्यों डालते हैं। मुख्य समस्या उसी की आती है। अगर लगातार पानी बहते रहे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर जाम होने की समस्या तभी आती है जब लोग अपने घर का कचरा पूरा बांध के उसको नाली में फेंक देते हैं। कई लोग ऐसा रहता है कि अपने पुराने कपड़ों को फेंक देते हैं, आप उसके कारण समस्या नित्य बनी रहती है। तो सफाई तो मतलब डेली की प्रक्रिया है, पर मैं आपके माध्यम से सभी जनता से, मैं रायपुर शहर की जनता से अनुरोध करूंगा कि जहां तक हो सके, जितना भी हो सके, आप नालियों में कचरा ना डालें। और अगर आपके आस पड़ोस वाले कचरा डाल रहे हैं तो उन्हें भी अवेयर करें कि कृपया आपसे अनुरोध है, क्योंकि अगर गंदगी होगी तो उससे आप तो बाजू वाले पड़ोसी अगर नाली में कचरा डाल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको भी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि कचरा ना डालें। उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि साफ सफाई अच्छी बने। हम मोहल्लों में घूमे हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मच्छर पनप रहे हैं, लेकिन जो फॉगिंग मशीन है या फिर एंटी लार्वा का छिड़काव ये समय पर नहीं होता है। क्या ये सही है? जी देखिए, इसके लिए हमने जो हमारी महापौर की परिषद है उसने स्ट्रेटजी बनाई हुई है। और चूंकि रायपुर शहर में ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, ओपन ड्रेनेज होने के साथ साथ तालाबों का शहर है ये, और पूर्व में किसने गलती करी क्या करी ये नहीं मैं जानता, नालियों का पानी भी हमारे तालाबों में आता है, तो वो पानी इतना साफ नहीं रहा, तो गंदगी होने के कारण वहां पे भी मच्छर पनपना चालू हो गए। तो इसके लिए एक तो लंबी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट को मिल के एक अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम का प्रपोजल हम लोगों ने तैयार करवाया था, जिसको हमने केंद्र में भेजा था। लगभग 1100 करोड़ के आसपास की हमने उसमें, चूंकि मैं पीडब्ल्यूडी का चेयरमैन रहा हूँ, तो हमने बना के केंद्र सरकार को भेजा था। पर अब कब उसका सैंक्शन आता है इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता। पर फॉगिंग की जो प्रक्रिया है हम लगातार करवाते रहते हैं, चूंकि एरिया बहुत बड़ा है और मच्छर जो है इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अपन जब उसको फॉगिंग एक बार चला के चलते तो कुछ उसमें असर पड़ता है। और उसमें क्या है, चूंकि जिस मोहल्ले में हम भेजेंगे वहां पे बच्चे लोग उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं, आप देखिए होंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि वो धुआं मजा करते हैं। तो इसके कारण हम उस दवाई को ज्यादा भी नहीं डाल पाते, एक प्रक्रिया के तहत ही करते हैं, क्योंकि हमको डर है कि किसी को और तकलीफ ना हो जाए। और चूंकि यहाँ के जो मच्छर है बहुत जटिल हो गए हैं, मैं कहने का मतलब है कि बहुत मतलब उससे भी उनको मरना नहीं हो पाता। पर हम प्रक्रिया को करते रहते हैं लगातार, इसमें प्रक्रिया एक सप्ताह के एरिया में उनके पास आती रहती है। जी, सड़कों की स्थिति कैसी है? कई गलियां ऐसी हैं जहां पर बीच में गड्ढा खोदकर वहां पे नई कनेक्शन बिछाए जा रहे हैं, लेकिन उसको समय पर भरे नहीं जा रहे। ठेकेदारों की लापरवाही इसमें देखने को मिल रहा है, लोगों की शिकायत भी है। देखिए क्या रहता है कि अभी अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन डाली गई, और ये जो पाइपलाइन डाली गई है लगभग आगे के 40 साल सोच के डाली गई कि वहाँ की जो अगर डेंसिटी, वहाँ के लोग बढ़ते रहेंगे तो उस हिसाब से सोच के डाली गई है। और जहां भी हमको इस प्रकार की शिकायत आती है, आप देखेंगे शहर में कई जगह भी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, पर हमने डामरीकरण चालू करवा दिया है। लगभग मैं मान के चलता हूं कि 70% से ज्यादा डामरीकरण अभी हो चुका है, सड़कें ठीक हो चुकी हैं।
और क्या रहता है कि उसका एक नियम रहता है जी। जब पाइपलाइन डाली जाती है, पाइपलाइन डालने जाने के बाद उसका लूप चेक किया जाता है कि मतलब पानी उसको खोल के सब घरों में कनेक्शन दिया जाता है। कनेक्शन देने के बाद उसको लूप चेक किया जाता है कि कहीं से प्रेशर से पाइप में तकलीफ तो नहीं, कहीं लीकेज तो नहीं है। इस सब प्रक्रिया में लगभग 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। तो 1 से 1.5 महीने लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ये हम मानते हैं। और जहां भी ऐसी शिकायत, हम उसको फुलफिल कराने के लिए तत्काल ठेकेदार को बोलते हैं, पर अगर जहां भी कोई शिकायत आती, कुछ ऐसा रहता है तो हम उसको जाके ठीक करवाते हैं जी। और लगभग मेरे वार्ड में तो ऐसी स्थिति बिल्कुल ना के बराबर है। पानी की स्थिति कैसी है? पानी की स्थिति शुद्ध पेयजल की? बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ 2 टंकी है जी। मटपुरेना में भी एक टंकी है और भाटा गांव में भी एक टंकी है, तो पानी की प्रक्रिया से हमको जूझना नहीं पड़ता। आपके क्षेत्र में बहुत से वर्ग के लोग रहते हैं, आवास योजना की बात होती है, कितने लोगों को लाभान्वित आप कर पाए हैं? देखिए, मैंने अभी तक कुल 396 लगभग मकान कच्चे से पक्के करवाए हैं और मुझे नहीं लगता कि अब शायद ही कोई कच्चा मकान पड़ा होगा। हो सकता है 1-2% जो पड़े होंगे, तो उसमें भी जो कच्चे मकान पड़े हैं उसमें भी एक प्रक्रिया होती है। या तो शासकीय जमीन होनी चाहिए, शासकीय में आवासीय होना चाहिए। तो जो आवासीय नहीं रहते हैं, तालाब पेटू की जमीन या तालाब के नीचे पानी के पार वाली जमीन रहती है, इस सब जमीनों में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो वैसे ही कुछ जमीनों पे जो है उसके कच्चे मकान रह गए हैं। आवासीय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम था कि आवासीय होना चाहिए जी। तो आवासीय नहीं रहते, शासकीय जमीन पे आप बना नहीं सकते। तो कुछ ऐसे मकान 1-2% जो बच गए होंगे वो बच गए हैं, चूंकि उसमें उनके पास रजिस्ट्री के पेपर भी नहीं है, तो इसी कारण 1 से 2% कच्चे मकान बचे होंगे। और जब उसका केंद्र सरकार का कोई नियम चेंज होगा तो जरूर उसको पूरा किया जाएगा। और वैसे भी अभी भूपेश बघेल जी की तत्कालीन सरकार ने घोषणा भी कर दी थी कि सभी मकान को लगभग 7 लाख के आसपास मकानों को बनाया जाएगा। तब देखते हैं कि भाजपा सरकार उसको आगे बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती है, ये उनकी सोच की बात है। बहुत से जो भाजपा के पार्षद हैं उनकी शिकायत रही कि पट्टा वितरण में अनियमितता रही है, लिस्ट गई लेकिन पट्टा वितरित नहीं किया गया। आपके क्षेत्र में ऐसी स्थिति है? हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि पट्टा वितरण के लिए जो क्राइटेरियाज बनाए गए थे, उस क्राइटेरियाज में थोड़ी कमी थी। कमी इस प्रकार की थी कि 600 वर्ग फुट से ज़्यादा अगर कोई काबिज है तो उसको नहीं देना। तो ये सब चीज़ों को, और क्या था कि जैसे मटपुरेना क्षेत्र है, वहाँ लगभग जो जमीनें हैं वो पानी के नीचे तालाब का एरिया था, पर लगभग 50 से 60 साल पहले से वहां पर लोगों ने मकान बना के रह गए। पर पटवारी रिकॉर्ड में आज भी वो पानी के नीचे तालाब दिखाया जा रहा है। तो तालाब की जमीनों को उन्होंने कैंसिल कर दिया कि देंगे नहीं। और कुछ एरिया जैसे हैं हमारे यहाँ दुधाधारी मठ का एरिया आता है, तो उनकी जमीनों पे भी दिया नहीं जा सकता। तो ये सब चीजों का थोड़ा सा अनियमितता हुई है। इसकी प्रक्रिया को भाजपा सरकार आ गई है, तो उसकी प्रक्रिया को कुछ हमारे मटपुरेना और भाटा गांव के पट्टे को जो लिस्ट में बन के रखे हैं, पर वितरण नहीं हो पाया था क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। तो वो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि भले सरकार चेंज हो गई, फोटो चेंज हो जाए, पर गरीबों को पट्टे जरूर दे। आवारा मवेशियों की बातें होती हैं सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा, जिससे हादसे भी बढ़ रहे हैं। इसको लेकर गौठान योजना सरकार लाई थी, क्या सफल नहीं हो पाई उसको लेकर? नहीं, देखिए क्या रहता है, सबसे बड़ी बात है सरकार के पास कोई भी शासन है, एक स्थान सीमित रहता है। मैं आपके माध्यम से जो दुधारू पशु रखते हैं, गायों को रखते हैं, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं कि दिन में अपनी गायों को ढील देते हैं और दूध निकालने के समय में उसको पकड़ के लाते हैं और उसके बाद दूध निकाल के फिर उनको छोड़ दिया जाता है। इससे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, अभी तो गोबर खरीदी सरकार कर रही थी, लोग घर में अगर उसको रख करते हैं तो आप गोबर का भी आपको कम से कम नहीं तो हर महीने हजारों रुपए आप उसमें कमाया जा सकता है। और ये लोग लगातार अपने जो गाय दूध देना बंद कर देती है उनको छोड़ देते हैं। अगर गौ माता का सेवा आप उनको दूध लेते तक कर रहे हैं उसके बाद छोड़े तो ये गलत बात है। पर उसके बावजूद भी सरकार
अपना काम करते रहिए। अभी एक खोली थी गौठान, फिर 2 खोली, अभी तीसरा भी लवांडी के पास वहां पे खुलने का है। ऐसा लगातार संख्या बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि गाय गौ माता बढ़ते जा रही, धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो ये एक सिर्फ रायपुर की नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसकी समस्या बढ़ती जा रही है। इसके बारे में कोई ठोस कदम केंद्र सरकार से बनाना चाहिए और जिसको क्रियान्वयन किया जा सके। जी, अभी हाल ही में भाजपा ने कहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे नगर निगम में। क्या आपसे संपर्क किया गया है कि आप हमारे तरफ आ जाइए? देखिए, उन व्यक्तियों से वो संपर्क कभी नहीं करते जो उनको मालूम है जिनके अंदर रग रग में कांग्रेस भरी हुई है। और हम अपने जो महापौर परिषद जो हमें काम कर रही है और महापौर जी काम कर रहे हैं, वो काम लोगों को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है जी। तो कहीं भी ऐसा सवाल नहीं आ सकता। आप सोचिए कि 35 का आधा मतलब 17 करीबन 47 से ज्यादा पार्षदों की उनको जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि उनका विश्वास प्रस्ताव किसी भी प्रकार से सफल हो जी। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक ये स्टंटबाजी है और कुछ नहीं है। पेपरों में बने रहना, लोगों के सामने दिखावा करना, ये क्या आपको अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात की तो पहले भी ला सकते थे। सरकार की क्या बात है, आप उनके साथ 4 साल तक आपने क्या किया और अभी उनको निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ ये असफल रहेगा। अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल नहीं आ सकता। अभी हमने बहुत से भाजपा पार्षदों का भी इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में कांग्रेस की ही है, यहाँ भी कांग्रेस है, लेकिन उतना काम नहीं हो पा रहा है। क्या सच में ऐसा है आपकी नज़र से? नहीं, देखिए, करोड़ों रुपए के काम हुए, ये तो सब एक अपना राजनीतिक दायित्व को बताते हैं वो कि काम नहीं हो पा रहा है। पिछले भाजपा शासन काल से उस समय में पीडब्ल्यूडी का चेयरमैन था, मुझे पता है उस समय का आंकड़ा आज का आंकड़ा, बहुत काम हुआ है। और देखिए क्या रहता है कि जैसे सड़क बनती तो सड़क उखड़ती भी है, नाली बनती है तो नाली कहीं न कहीं से फूटती भी। तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपके माध्यम से आपको बताना पड़ेगा कि जाके कि हमारे को क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है। बस आपको एक राजनीतिक दायित्व निभाने के तौर पे काम नहीं हुआ ये बोलना बेकार है। आप ही ने अभी बता रहे थे कि यशोदा कमल साहू के यहाँ आपने इंटरव्यू दिया था, लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए की उसके यहाँ सड़कें बनी है, जितना किसी कांग्रेसी पार्षद के यहाँ नहीं बनी है। तो हमारे परिषद ने राजनीति से उठकर लोगों के बीच में काम किया और भाजपा पार्षदों के यहाँ भी हमने लगातार काम किया, ऐसा कोई बोलने की बात नहीं। जी, एक आखिरी सवाल, गरीबों के राशन को लेकर बात होती है, आपके यहाँ कितने दुकान और कितने कार्ड धारक हैं आपके समय में जो आपने लाभ दिलाए? देखिए, ये तो नित्य प्रक्रिया चलती रहती है और मतलब मैं धन्यवाद दूंगा भूपेश बघेल जी की सरकार को कि उन्होंने लगातार कभी भी मतलब गरीबी रेखा कार्ड बनाते रहे तो हमेशा की प्रक्रिया रख दी। जैसे वहाँ उस समय भाजपा सरकार में कैंप के तहत बनता था, एक निश्चित समय में बनता था, तो यहाँ पर लगातार बन रहा है कार्ड और एपीएल के सामान्य परिवार के लिए भी लगातार कार्ड बने हैं। तो लगभग 4000 से आसपास हमारे यहाँ कार्ड थे और हमारे यहाँ पहले एक ही राशन दुकान थी, अभी एक राशन दुकान और खुल गई है और 5 का हमारे यहाँ टोटल प्रस्ताव है, इसमें से 3 बची हुई है राशन दुकानें। आप देखते हैं कि अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है। आपने अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें विधायक कैंडिडेट के लिए दावेदारी पेश की थी, भले ही टिकट नहीं मिला, लेकिन आगे का आपका राजनीतिक भविष्य आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं लगातार 3 बार का पार्षद हूँ और अलग अलग क्षेत्र से मैंने निर्वाचित हूँ। तो एक ऐसा रहता है कि विधायक लेवल पे जाने की एक महत्वाकांक्षा तो रहती है और कि मैं विधायक बन के रायपुर दक्षिण की सेवा कर सकूं, छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा कर सकूं, ये महत्वाकांक्षा मेरे में है। इसी कारण मैंने दावेदारी पेश करी थी और महंत राम सुंदर दास जी को दिया गया। वो बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और परिणाम जो भी आए, पर चुनाव अच्छे से लड़ा गया, दमदारी से लड़ा गया और निश्चित तौर पर अगले बार अगर मेरे को पार्टी अपना कैंडिडेट बनाती है तो निश्चित तौर पर हम जीत के जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते आपके वार्ड वासियों को यदि कोई संदेश देना चाहे हमारे माध्यम से। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे प्यार दिया, मुझे सम्मान दिया। ऐसे ही प्यार और सम्मान
आप लोगों को मैं हमेशा प्रदान करूंगा। आप लोगों के बीच में हमेशा बना रहूंगा, चाहे पार्षद में रहूं या मैं ना रहूं, आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना रायपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 61 यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड से वर्तमान में अभी कांग्रेस के पार्षद हैं सतनाम सिंह पनांग जी, जिन्होंने कहा है कि अगर पार्टी आगे भी मौका देती है तो पूरी तरीके से वो तत्पर रहेंगे आपकी सेवा में। और साथ ही साथ जो काम इन्होंने किए हैं, 10 साल पार्षद रहे, अब लगभग 14 साल पार्षदी का इनका होने वाला है, तो उसमें वो अपने काम के हिसाब किताब गिना रहे हैं। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।